को अंडरस्टैंड करने के लिए, आपका लेवल अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए इस तरह की जो स्टेटमेंट्स है ना वो दी जाती है एग्जाम में, टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो इसका अब इसको जरा ब्रेकअप इसका देखते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या बात होगी है। अच्छा, बात है, वो कहता है कि प्रोडक्ट कंज्यूम एक्टिविटीज, प्रोडक्ट्स कंज्यूम एक्टिविटीज एंड एक्टिविटीज कंज्यूम रिसोर्सेज। देखिए हमने अभी जब डिफाइन किया मैंने आपके सामने एक्टिविटी को, तो मैंने कहा कि एक्टिविटी वो काम या वो चीज जो आपका जो खर्चा करा रही है। फॉर एग्जाम्पल यू बाय रॉ मटेरियल परचेज इज एन एक्टिविटी, रॉ मटेरियल परचेज इज एन एक्टिविटी। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक्टिविटी की, तो आप एक्टिविटी का एग्जीक्यूशन विल कंज्यूम द रिसोर्स। व्हाट रिसोर्स? पैसा आपका जा रहा है ना, पैसा इकोनॉमिक रिसोर्स है, तो पैसे आप दे रहे हैं, यू बाइंग रॉ मटेरियल। तो एवरी टाइम whenever you will do this activity you will consume some resource, for example economic resource or maybe something in exchange। तो कोई भी फॉर एग्जाम्पल मशीन आप चलवा रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो मशीन ऑपरेटर है, तो ऑब्वियसली उसको यू आर पेइंग समथिंग ना, आपका खर्चा हो रहा है उसे, वो हर वो चीज एक्टिविटी है जो आपका खर्चा करा रही है। इन शॉर्ट, इन सब यही हमने डिफाइन भी किया है इसको। अच्छा, अब इसका मतलब ये कि बात तो हमने क्लियरली ट्रू है कि एक्टिविटीज कंज्यूम रिसोर्सेज। दूसरी बात यह है कि प्रोडक्ट्स कंज्यूम एक्टिविटीज। Obviously, a combination of activities will lead to the composition of a product. Because what you do when you, for example, जैसे मैंने आपको सबसे आसान एग्जांपल कैंडल मेकिंग की थी। आई बाय सम मटेरियल, वैक्स या परफ्यूम वगैरह, और आई मोल्ड का इस्तेमाल करते हुए, मिक्सिंग करते हुए प्रॉपर प्रोपोर्शन के साथ मिक्सिंग होती है, एंड देन फाइनली आपका मोल्ड में वो प्रोडक्ट तैयार हो जाती है। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं ये बेसिकली एक्टिविटीज है ना, तीनों पे मेरा खर्चा है। अब पहला खर्चा ये कि रॉ मटेरियल खरीदने का, दूसरा खर्चा ये अभी तो मैं खुद कर रही हूँ, अगर मैं किसी और से कराऊँ तो वो भी लेबर का खर्चा है, और तीसरा ये कि पैकेजिंग के लिए ओब्वियसली इसका मटेरियल भी खर्चा है। तो ये तीनों एक्टिविटीज हैं, ये हर दफा जब भी प्रोडक्ट बनेगी तब ये एक्टिविटीज होंगी। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं इनमें से ये तीनों एक्टिविटीज रिसोर्सेज कंज्यूम कर रही हैं, इन तीनों एक्टिविटीज में से कोई भी एक्टिविटी में स्किप करूंगी तो मेरी प्रोडक्ट नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिविटीज जो कंपोजिशन ऑफ एक्टिविटीज विल लीड यू टू सम प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो प्रोडक्ट कंज्यूम एक्टिविटीज, प्रोडक्ट बनने के लिए एक्टिविटीज का होना जरूरी है, वो जो आप आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि क्रिटिकल हैं, जो एसेंशियल हैं किसी भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए और प्रोडक्शन के लिए। और एक्टिविटीज कंज्यूम रिसोर्सेज, जब भी आपको एक्टिविटी को कहती है एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि वो आपके रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हों या अदर रिसोर्सेज, वो कंज्यूम करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो इस स्लाइड में बताया हुआ है उन्होंने कि एक्टिविटीज नीड रिसोर्सेज लाइक लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, मशीन्स, ये सब रिसोर्सेज है ना। तो फॉर एग्जाम्पल सेटिंग अप मशीन यूजेस वर्कर टाइम, इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए पैसे चाहिए। फिर प्रोडक्ट कंज्यूम एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो प्रोडक्ट ए को एक सेटअप चाहिए, प्रोडक्ट बी को 5 सेटअप चाहिए। जैसे मैंने बताया कि कैंडल मेकिंग में मैंने आपको 3 सेटअप बताए। तो जितनी एक्टिविटीज आप करेंगे, कंबाइन कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, वो सारे स्टेप जो आपने एक्टिविटी में काउंट किए, दैट विल अल्टीमेटली लीड यू। प्रोडक्ट एक्चुअली मनी कंज्यूम नहीं करती, प्रोडक्ट में जो एक्टिविटीज हो रही हैं दो एक्टिविटीज कंज्यूम मनी। दिस इज द पॉइंट। ठीक है, तो ये है बात। तो इसको इस तरह से आपने देखना है, ये जो मैंने अभी आपको स्लाइड एक्सप्लेन किया ना। अगर आपसे पूछा जाए कि डू यू एग्री विद दैट एंड हाउ जस्टिफाई, यू नीड टू गिव एग्जांपल्स इन योर जस्टिफिकेशन दैट व्हाई सम प्रोडक्ट्स, व्हाई प्रोडक्ट्स कंज्यूम एक्टिविटी, व्हाट्स ट्रू इन इट, व्हाई वी सेड दिस, ये क्यों बात हुई, इसकी एक्सप्लेनेशन विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन। फिर अगली बात इसको जरा कंक्लूड कर लेते हैं। लेट्स, ये जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम है ना उसमें ऐसे ही होता है कि कॉस्ट को इक्वली डिवाइड कर लिया जाता है। आप प्री डिटरमिनेड ओवरहेड रेट्स निकालें और जब चले जी आप प्रोडक्ट वाइज डिवाइड टोटल कॉस्ट निकालें, डिवाइड कर लें उसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। लेकिन जो वो प्रोसेस हो या जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग हो, दोनों में एक ही बात है। लेकिन जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है वो कहता है कि एक्टिविटीज कॉस्ट मनी, प्रोडक्ट यूज दोज एक्टिविटीज। सो एक्टिविटी की बेसिस पे कॉस्ट को असाइन करें आप। ठीक है, तो resources consumed by activities, activities used by products, so therefore products indirectly consume resources through activities. This is the right, ये भी एक statement है, phrasal statement है कि do you agree with that if it is said that products indirectly consume resources through activities? Exactly, it is the same thing. We perform some activities by when we are producing or manufacturing some product, and these activities are called activities because they cause us to expense, do some expense in monetary terms maybe, or other expenses as well maybe. So these activities cause us to consume some of our economic resources maybe. And when we perform these activities collectively, this will lead us to the production or manufacturing of a product. So yes, it is right that products indirectly consume resources through activities. Directly तो नहीं, पैसा पैसा किसी चीज में लगाया ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, तो रॉ मटेरियल खरीदा तो पैसा तो किसी वेंडर को दिया, तो डायरेक्टली प्रोडक्ट पैसा नहीं ले रही, आप लगा रहे आप, लेकिन आप एक्टिविटीज करें जो कलेक्टिवली देन यू विल मेक यू अ प्रोडक्ट।
तो ये जो पॉइंट है इसको जरा ध्यान से देखिएगा। आप एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है। इसमें उसने कहा मशीन सेटअप है, कॉस्ट पूल। कॉस्ट पूल क्या होता है कि कोई एक एक्टिविटी जब आप सेटअप करेंगे मशीन को, जितनी दफा भी आपने सेटअप किया, तो आपने उस सारी कॉस्ट को जमा किया, जैसे लेजर बैलेंस होता है, ये आ गया 1 लाख। फिर उसने कहा कॉस्ट ड्राइवर क्या है, नंबर ऑफ सेटअप्स बढ़ेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ सेटअप कम होंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी, है ना। कॉस्ट ड्राइवर वही है ना, ये इसी तरह डिफाइन किया है, दैट समथिंग विच causes increase or decrease in the cost. ओके अच्छा देखिए, प्रोडक्ट ए के, लेट्स से प्रोडक्ट ए के जो सेटअप है वो 2 हैं, और प्रोडक्ट बी है उसके सेटअप 8 हैं। तो आपका कॉस्ट टोटल आपके पास कॉस्ट पूल है, ये टोटल कॉस्ट है 1 लाख रुपए जो इन 2 प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल असाइन की है बाय द कंपनी। तो अब हम देखते हैं कि इसके सेटअप कितने हैं। अब सेटअप जो है एक के 2 हैं, एक के 8 हैं। तो आप क्या करेंगे, 1 लाख डिवाइड बाई 2, 1 लाख डिवाइड बाय, या इसको इस तरह से भी किया जा सकता है जैसे दोनों को जमा कर दे टोटल सेटअप्स। तो 10,000 है तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 और 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8, इस तरह भी कर सकते हैं, और दूसरी तरह भी करके चेक किया जा सकता है। लेकिन उस तरह जरा डिफरेंट होगा, नहीं वो सही नहीं है। ये ठीक है तरीका कि टोटल सेटअप्स 10, कॉस्ट पूल डिवाइड बाय टोटल सेटअप्स, तो आपके पास 10,000 आ गया। अब 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, एग्जैक्ट एक्यूरेट आपके पास 20,000 जो आप प्रोडक्ट ए को चार्ज करेंगे, और 80,000 जो आप प्रोडक्ट बी को चार्ज करेंगे। ओरिजिनल ऑथेंटिक जितना जितने सेटअप्स लगे हैं बाय ईच प्रोडक्ट, उस हिसाब से आपने कॉस्ट चार्ज किया। तो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की एग्जांपल है। सही है, मुश्किल नहीं है, आसान है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यू विल इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। फिर देखिए 2 स्टेज प्रोसेस। सबसे पहला जो प्रोसेस है ना एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, पहला जो स्टेज है, पहला जो स्टेप है, उसमें आप ये फिगर आउट करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी है जो खर्चा करा रही है, क्या एक्टिविटीज हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट में डिफरेंट होगी ना। जैसे देखो मैंने अभी असेंबली वाली हमने बात की, जो असेंबलिंग और एक एग्जांपल हमने डिस्कस की थी। ठहरे वो बताती हूँ। जैसे ये फॉर एग्जांपल देखें, ऑर्डरिंग रॉ मटेरियल, सेटिंग अप अ मशीन, इंस्पेक्टिंग फिनिश गुड्स। ये एक जो है वो फॉर एग्जांपल ये होगा मेरे ख्याल से कोई ये किसी प्रोडक्ट का ये प्रोसेस है। एक प्रोसेस आपको मैंने बताया फॉर एग्जांपल कैंडल मेकिंग का, जैसे इसमें रॉ मटेरियल परचेज किया एक एक्टिविटी, मोल्डिंग मिक्सिंग की दूसरी एक्टिविटी, पैकेजिंग की तीसरी एक्टिविटी। तो इस बताने का मकसद ये है, शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी ये है कि हर प्रोडक्ट की अपनी एक्टिविटीज है ना। सो फर्स्ट यू फिगर आउट, यू आइडेंटिफाई कि किसी भी जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट आ कहाँ से रही है, कितनी कॉस्ट, क्या एक्टिविटीज हैं जिसमें हो रही हैं। पहले आप ये काम करते हैं, असाइन ओवरहेड टू एक्टिविटी कॉस्ट पूल। फिर क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी फिगर आउट कर लिया ना कि इनिशिएट करेंगे सेटअप, तो आप देखें कितनी दफा आपने सेटअप किया है, आप उसको ग्रुप कर दें। फॉर एग्जांपल एक तरह की कॉस्ट जैसे मटेरियल, जब जब आप मटेरियल ऑर्डर करें, जितना जितनी कॉस्ट बने उस सबको ऐड करते हैं। जैसे लेजर मैंने आपको एनालिसिस की थी कि जैसे लेजर में हम एक ही फॉर एग्जांपल परचेजेज है, तो परचेज के लेजर में सारी परचेजेज ऐड होती हैं। तो इसी तरह आप ऑर्डरिंग मटेरियल, जब आपने ऑर्डर किया मटेरियल जितना खर्चा हुआ है, आप उसको एक ग्रुप उसको ऐड करते जाएं और एक टोटल कॉस्ट बना दें, तो उसे कहते हैं कॉस्ट पूल। इसी तरह मैचिंग सेटअप, मशीन सेटअप सॉरी, जब जब आपने मशीन सेटअप की है, तो आपके जितने खर्चा है, आपका जितना आपने लेबर को पे किया है, जितनी कॉस्ट है आपकी, जब जब आपने किया है डेट के साथ आप जब लिखते जाएं और एंड में जमा करें, आपको टोटल कॉस्ट पूल ऑफ मशीन सेटअप मिल जाएगा। सेम गोज फॉर असेंबलिंग, सेम गोज फॉर इंस्पेक्शन। तो हर जो भी आपका एक्टिविटी है ना, उसका कॉस्ट पूल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, अब ये बनाने का फायदा क्या है। अगर आप दूसरे मेथड जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं कॉस्टिंग के, जिसमें जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग या प्रोसेस कॉस्टिंग, उसके जरिए आप डिटर्मिनेशन करें ना ओवरहेड्स की, तो दैट विल गिव यू अ सिंगल फिगर। बेशक आप प्रीडिटर्मिनेट ओवरहेड रेट्स लगा के निकालें, या आप इक्विवेलेंस करके टोटल कॉस्ट निकालें और ट्रांसफर करें टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट, आपको वो एक डिजिट देता है, एक फिगर देता है। जैसे 10 लाख लेट से पता चल गया जी फैक्ट्री ओवरहेड है, वो डायरेक्ट आप अप्लाई कर दें बराबर बराबर हर एक प्रोडक्ट पे जितनी भी प्रोडक्ट्स बन रही हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, हम एग्जैक्टली देख रहे हैं कि ये 10 लाख है ना, तो 10 लाख में से सेटअप कॉस्ट के कितना एक्चुअली खर्चा कितना है, इंस्पेक्शन कॉस्ट है ना तो उसका कितना खर्चा है, असेंबली सपोर्ट है तो उसका एग्जैक्टली कितना खर्चा आया है उसमें। तो अब मुझे पता चल गया कि टोटल जो डिपार्टमेंट ने एक्सपेंस किया है असेंबली सपोर्ट पे 5 लाख की है, इंस्पेक्शन कॉस्ट पे 2 लाख की है, सेटअप कॉस्ट पे 3 लाख की है। अब इससे अगला काम ये मैंने आइडेंटिफिकेशन की, एक्टिविटी ब्रेकअप, मेरे पास कॉस्ट पूल आ गया। अब इससे अगला काम मेरा ये है कि जो सेटअप कॉस्ट 3 लाख है ना,
अब ये 3 लाख अगर एक कंपनी 2 प्रोडक्ट्स बना रही है तो उनमें कैसे इसकी डिवीजन होगी, किस हिसाब से होगी? फॉर एग्जाम्पल अगर सेटअप कॉस्ट है तो एक जो प्रोडक्ट है उसका उसका सेटअप 2 दफा लगता है, एक प्रोडक्ट है उसका सेटअप 5 दफा लगता है। तो 3 लाख डिवाइड बाई 2 एंड 3 लाख डिवाइड बाई 5 इस तरह से होके एक्यूरेटली उस प्रोडक्ट के पे चार्ज होगी, असाइन होगी कॉस्ट। तो इस तरह से है। तो पहली चीज जैसे मिसाल के तौर पर देखो, फॉर एग्जांपल बीवीडी डिपार्टमेंट है, उसका टोटल जो खर्चा है एक सेमेस्टर का फॉर द टीचर्स जो पेमेंट करते हैं वो है लेट्स से 10 लाख रुपए, इसको उस तरह से अज्यूम करें 10 लाख है लेट्स से। तो अब इस क्या पता कि कहाँ जा रहे हैं ज्यादा पैसे। फॉर एग्जाम्पल पता चले कि अकाउंटिंग के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उसमें 5 लाख उसको दे देते हैं, सोशल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं तो उसको 3 लाख दे देते हैं, और 3 लाख जो 2 लाख जो है वो आप लेट्स से क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट्स को दे देते हैं। तो इस तरह से तो फिर हम देखते हैं कि अच्छा जिसमें ज्यादा पैसे लग रहे हैं वो उसमें क्या वजह है कि ज्यादा पैसे लग रहे हैं। तो हमारे लिए इसको सॉर्ट आउट करना, उसको आइडेंटिफाई करना, इसको एफिशिएंटली सॉल्व करना मसले को वो ज्यादा आसान हो जाता है। ब्रेकअप जो कॉस्ट हमें दी जाती है उससे हम फिगर आउट कर लेते हैं रेड फ्लैग इजीली, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ पे हमें चीजों को देखने की मैनेज करने की जरूरत है। तो ये आसानी हो जाती है इससे। तो सबसे पहले हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे हमारा पैसा लग रहा है एग्जैक्टली और सही। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो स्टेप है, असाइन दीज कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स यूजिंग कॉस्ट ड्राइवर। देखो ये मैंने ये कॉस्ट पूल है ना, ये तीन है, देखो ये 3 एक्टिविटी है, सेटअप कॉस्ट है, इंस्पेक्शन कॉस्ट है, असेंबली कॉस्ट है। ये 3 एक्टिविटीज हैं। ये जब जब एक्टिविटीज हुई होंगी उन्होंने अमाउंट नोट की होगी और सारी अमाउंट को जमा करके ये 3 लाख उसने बना दिया इसके अगेंस्ट। नाउ दिस अमाउंट इज अ कॉस्ट पूल अगेंस्ट दिस एक्टिविटी। जब भी जितनी जब जब ये सेटअप कॉस्ट उसने लगाई है, जब भी खर्चा हुआ है उस सारे खर्चों को उसने इससे एक्टिविटी से रिलेटेड जमा किया, और 3 लाख, ये 3 लाख इसको मैं कहूंगी कि ये कॉस्ट पूल है, ये सेटअप कॉस्ट इज एक्टिविटी। ठीक है, दूसरा काम ये है कि अब ये जो तो आ गया मेरे पास कॉस्ट पूल, लेकिन ये टोटल है ना, टोटल अमाउंट फॉर ऑल एवरी टाइम यू हैव सेटअप द कॉस्ट, सेटअप लगाया आपने सेटअप कॉस्ट। अब मुझे क्या करना है, मैंने देखना है कितनी प्रोडक्ट्स हैं हमारी, और जो सेटअप कॉस्ट है नंबर ऑफ सेटअप कितने लगे हैं फॉर हर प्रोडक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता चलता है कि हमारे पास लेट्स से 2 प्रोडक्ट्स हैं और एक प्रोडक्ट पे सेटअप 2 हैं और एक प्रोडक्ट की जो सेटअप लगे हैं वो 5 लगे हैं। तो अब मुझे उस हिसाब से इसको ब्रेक करना है, यानी कि कॉस्ट ड्राइवर, नंबर ऑफ सेटअप इज अ कॉस्ट ड्राइवर, क्योंकि जितने नंबर ऑफ सेटअप ज्यादा होंगे उतनी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जितने नंबर ऑफ सेटअप कम होंगे उतनी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो नंबर ऑफ सेटअप इज अ कॉस्ट ड्राइवर, उसके अगेंस्ट मैं इस कॉस्ट को ब्रेक करके प्रोडक्ट वाइज उनके आगे लिखूंगी। जैसे देखो ये यही बात से बताई कि असाइन दीज कॉस्ट टू द प्रोडक्ट्स यूजिंग कॉस्ट ड्राइवर्स। फॉर एग्जांपल विच प्रोडक्ट यूज हम एक पहली बात ये हम ये बताएगा, जो कॉस्ट ड्राइवर से हम डिटरमिन करेंगे ना डिवाइड करके जो अमाउंट आएगी, वो मुझे बताएगी कि एक्चुअली जो सेटअप कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट ए है वो कितनी है, एक्चुअल जो सेटअप कॉस्ट है फॉर प्रोडक्ट बी वो कितनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने ऑर्डरिंग कॉस्ट, आपने कॉस्ट पूल निकाल ली है, एक एक्टिविटी थी ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो जितनी जब 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 ऑर्डर हुआ आपने उसकी कॉस्ट डिटरमिन की, टोटल कॉस्ट पूल किया तो आपको पता चला जी ये आ गया। अब इसका ड्राइवर कॉस्ट ड्राइवर क्या है, इसका कॉस्ट ड्राइवर ये है, आप देखें इसके अगेंस्ट कि कितनी दफा नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, कितने नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स हैं और वो किस प्रोडक्ट के लिए इशू हुए हैं। तो लेट्स से कि नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर फॉर प्रोडक्ट ए 10 इशू हैं, तो फिर उस हिसाब से आप डिवाइड कर दें और आपको पता चल जाएगा कि जी ये जो इतनी कॉस्ट है ये आई है फॉर प्रोडक्ट ए, और इतने नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स इशू हुए हैं फॉर प्रोडक्ट बी, उसको उससे सॉल्व करें तो देन यू विल गेट एन आइडिया कि इस हेड में फॉर एग्जाम्पल 5 लाख का एक ये नंबर ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट थी, तो वो 3 लाख जो है वो एक में चले गए, 2 लाख जो है वो दूसरी प्रोडक्ट में, तो यू विल जेनुअनली चार्ज द कॉस्ट। सेम सेटअप कॉस्ट आपका दूसरी एक्टिविटी है, इसका कॉस्ट पूल आपने निकाला होगा पीछे, जब जब ये सेटअप कॉस्ट आपकी इनकार हुई, उसका जो ड्राइवर है कॉस्ट ड्राइवर वो है नंबर ऑफ सेटअप्स। नंबर ऑफ सेटअप ज्यादा होंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ सेटअप्स कम होंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट ड्राइवर की डेफिनेशन ही ये है, कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं कि ऐसी कॉस्ट जो आप ऐसा कोई फैक्टर या ड्राइवर जो आपकी कॉस्ट को बढ़ाए, जिसके बढ़ने से आपकी कॉस्ट बढ़ जाए, जिसके कम होने से आपकी कॉस्ट कम हो जाए। तो नंबर ऑफ सेटअप जितने ज्यादा होंगे आपका खर्चा ज्यादा होगा, नंबर ऑफ सेटअप जितने कम होंगे आपका खर्चा उतना कम होगा। जितने परचेज ऑर्डर ज्यादा इशू हैं आपका खर्चा ज्यादा है, जितने परचेज ऑर्डर कम इशू हैं आपका खर्चा कम है। जितनी इंस्पेक्शन विजिट ज्यादा हुए हैं आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ा है, पे ज्यादा करना पड़ा है। जितने लेबर आवर ज्यादा लग रहे हैं उतने हिसाब से आपकी ज्यादा पेमेंट करनी पड़ी है, कम लग रहे हैं तो कम पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये सारे कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। वंस यू कैलकुलेट द कॉस्ट पूल, then you divide it or you solve it with the cost driver to get a specific and accurate figure for that particular activity of a product which you are looking for, जिसकी कॉस्ट आप देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से पुटिंग बोथ स्टेजेस टुगेदर
स्टेप बाय स्टेप इसकी लॉजिक देख लेते हैं। पहली जो चीज है उसमें आप कॉस्ट पूल असाइन करते हैं एक्टिविटीज एंड देन यू कैलकुलेट द कॉस्ट पूल्स। दूसरे स्टेज में आप क्या करते हैं, वो जो कॉस्ट पूल है ना उसको कॉस्ट ड्राइवर की मदद से हर प्रोडक्ट पे असाइन कर देते हैं। मतलब आप देखते हैं कि जो कॉस्ट डिवाइड कर देते हैं कॉस्ट को, जो आपने कॉस्ट पूल बनाया है ऑन द बेस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। फॉर एग्जांपल कि विच प्रोडक्ट हैज यूज्ड दोज एक्टिविटीज, किसने कितनी वो, फॉर एग्जांपल अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट है तो आप नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर से देख लेते हैं कि किसने ज्यादा नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर इशू किए हैं। इसका मतलब है जिसने ज्यादा किए होंगे उसने ज्यादा परचेजेस किए हैं, तो उस हिसाब से नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर से के मुताबिक उसे सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है इसका, भी आपको दिखाती हूँ आगे अगली स्लाइड में आएगा। ये देखें, एक मिनट ठहरे जरा। चलिए ये एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल दो अब ये प्रोडक्ट्स की हैं एग्जांपल। तो मशीन सेटअप एक्टिविटी है कि जी दोनों प्रोडक्ट्स के लोग को बनाने के लिए सबसे पहले तो मशीन सेटअप होगा। तो अब उसने कहा कि कॉस्ट पूल जो है, ये टोटल जो खर्चा है मशीन सेटअप का वो है 1 लाख। जब जब मशीन सेटअप हुई कितनी दफा हुई, एक उसका एक टोटल जो कॉस्ट है ना खर्चा डिपार्टमेंट ने तय किया है कि जी 1 लाख है। अब इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है, इस एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर क्या है, यानी कि क्या मशीन, यानी कि इसका मतलब है नंबर ऑफ सेटअप्स। जितनी दफा सेटअप होगा, जितनी दफा आपको मशीन सेटअप करनी पड़ेगी उतना आपका खर्चा बढ़ जाएगा। कम दफा सेटअप करेंगे तो उसका खर्चा कम रहेगा। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सेटअप्स इज योर कॉस्ट ड्राइवर। ये तीन जो कॉन्सेप्ट मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ आपके सामने, एक्टिविटी, कॉस्ट पूल और कॉस्ट ड्राइवर, ये आपको क्लियर होने चाहिए, इनका फर्क पता होना चाहिए। अच्छा, कॉस्ट और ड्राइवर हमको पता चल गया कि नंबर ऑफ सेटअप्स हैं। अब देखो सवाल में उसने कहा है कि जो पहली प्रोडक्ट है बेंच, ए बी बेंच, इसके 2 सेटअप्स हैं और ए बी कोस्टर इसके 8 सेटअप हैं। अगर आप एक्टिविटी बेस्ड मेथड फॉलो नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, 50-50,000 डिवाइड कर देंगे दोनों पे, जो कि गलत होगा ना। इसका मतलब है कि अगर आप प्रोडक्ट ए के लिए जिसके 2 सेटअप हैं 50,000 दे रहे हैं तो आप ओवर स्टेट कर रहे हैं, ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। और अगर आप ए बी कोस्टर जिसके 8 सेटअप्स हैं उसको भी 50,000 दे रहे हैं तो आप अंडर स्टेट कर रहे हैं। तो ये ठीक नहीं होती ना, अगर आप देखें थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो ये गलत है। इसलिए एक्टिविटी बेस पे आप एक्यूरेटली यू चार्ज द कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि उसके 2 सेटअप्स हैं, तो 2 सेटअप्स हैं, इसका मतलब ये कि अगर कॉस्ट पर सेटअप जो है वो 10,000 है, मल्टीप्लाई करें उसे 2 से तो यू विल गेट 20,000। इसका मतलब है इसको 20,000 कॉस्ट, लाख में से 20,000 इसको चार्ज होनी चाहिए और दूसरे केस में 80,000 चार्ज होनी चाहिए। क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेटअप, डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट ड्राइवर जो ऐसे फैक्टर्स, ऐसा ड्राइवर जो कॉस्ट जिसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो जितने नंबर ऑफ सेटअप बढ़ेंगे आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पे करना पड़ेगा ना, जिस स्टाफ से आप ये करा रहे हैं उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जितने नंबर ऑफ सेटअप्स कम होंगे उतनी आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। ये मशीन सेटअप इज एन एक्टिविटी कि हर दफा आपको मशीन सेटअप करनी पड़ती है, तब आगे काम चलता है ना, तब प्रोडक्ट बनती है, तब प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होती है। कॉस्ट पूल मतलब ये कि जितनी दफा भी आपने मशीन सेटअप की है, फॉर एग्जाम्पल ये 10 दफा की है, तो जो उसकी कॉस्ट है जो है कॉस्ट उसकी 1 लाख है। तो ये इसका मतलब ये देखो ये अमाउंट है ना, ये जो टोटल सेटअप्स हैं ये पर यूनिट है और ये जो है ये यूनिट है। हमने हमेशा ये डिस्कस किया है, तकरीबन हर लेक्चर में ये मैं आपको बताती हूँ कि ये फार्मूला आप कॉस्ट के स्टूडेंट को, कॉस्ट अकाउंटिंग के, ये पता होना चाहिए। यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें पर यूनिट से तो आपके पास अमाउंट आती है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 सेब लेने हैं और हर सेब की प्राइस जो है वो 5 रुपए है, तो कितनी अमाउंट बनेगी, कितने पैसे मैं दुकानदार को दूंगी, 50 रुपए, ठीक है। तो ये उसी तरह है कि देखो 10 जो है वो सेटअप्स हैं और 10,000 जो है वो टाइम 10,000 जो है वो आपकी यूनिट्स हैं। तो मल्टीप्लाई करें उसे 10 से तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी कॉस्ट आपको पड़ी है। टोटल सेटअप 10 है, पर सेटअप जो कॉस्ट है आपकी 10,000 है, तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी टोटल, 1 लाख। इस तरह से।
चलिए इसकी समरी देखते हैं, एक दफा फिर इसको रिकैप कर लेते हैं। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग माइट से दैट बोथ प्रोडक्ट, देखिए मैंने बताया ना कि जैसे दोनों, अगर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग होती है वेदर ये इट्स जॉब कॉस्टिंग और मे बी ये प्रोसेस कॉस्टिंग, व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी डिवाइडिंग इक्वली 50,000 फॉर बोथ। बट इन एबीसी यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, व्हाट यू डू, यू डिवाइड एज पर द एक्चुअली जो काम उस पे हुआ है, एक्चुअली जो द कॉस्ट ड्राइवर हैज यूटिलाइज्ड, जितना भी आपका इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, फॉर एग्जांपल जितनी भी आपने यूटिलाइजेशन की है, जितने प्रोडक्ट ने खर्चा बेयर किया है, उतना ही आप चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा इस एग्जांपल में प्रीवियस वाली, उसके 2 सेटअप थे तो उसको हमने 20,000 चार्ज किया। उसके हिसाब से अगर मैं इस पर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग लगा रही होती तो इक्वली मैं डिवाइड कर देती कॉस्ट पूल को 50,000। हालांकि ऐसा नहीं है, अगर मैं करती तो गलत होता ना। एबी बेंच के लिए मैं ओवर स्टेट कर देती, एबी कोस्टर के लिए मैं अंडर स्टेट कर देती। ये इस तरह से है तो ठीक नहीं कॉस्टिंग को। देखो ना, अब इस पॉइंट पे अगर आप एक मेरी बात ये सोचें जरा, जो सोचने वाली, कि अगर मैं इस तरह से कर रही हूँ कि मैंने जैसे बताया कि 50,000 एक ओवर स्टेट कर दिया, एक अंडर स्टेट कर दिया, यानी कि मेरी कॉस्टिंग ही गलत है। अगर एक थियोरेटिकली बातें हो रही हैं सारी, इस बात को दिमाग में रखना, मेरी कॉस्टिंग ही ठीक नहीं है। अगर मेरी कॉस्टिंग ही ठीक नहीं है तो मैंने क्या मार्जिन रखना, क्या मैंने मार्केट में जाना, क्या मैंने चार्ज करना लोगों से मार्जिन, क्या मैंने कंपटीशन सर्वाइव करना है। मैं तो लॉन्ग टर्म परसिस्ट नहीं कर सकूंगी, स्ट्रेटेजिकली तो चल ही नहीं पाऊंगी। हो सकता है कि कुछ सालों में ही बिजनेस बंद हो जाए क्योंकि मेरी कॉस्टिंग ही ठीक नहीं है। तो ये भी इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, ये हिडन फैक्टर्स हैं। ये कोई कॉस्ट अकाउंटेंट या कोई अकाउंटिंग का स्टूडेंट समझ सकता है इन बातों को जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये हिडन, ये इन बिटवीन, रीड बिटवीन द लाइंस वाली बातें हैं। कि अगर आप ये सीधा सीधा चीजें चला रहे हैं ना, जैसे एक टॉपिक हमारे सामने आया, फॉर एग्जांपल जी एपीसी कॉस्टिंग क्या होती है, ये इसका तरीकाकार है, ये इसके 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, एक्टिविटी, कॉस्ट ड्राइवर और जनाब कॉस्ट पूल। एंड देन वी डिस्कस के जी इसके 2 स्टेप होते हैं। पहले में आप कॉस्ट एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी और कॉस्ट पूल बना लेते हैं। दूसरे में फिर आप वो जो कॉस्ट पूल है उसको असाइन कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर टू ईच प्रोडक्ट। सिंपल, दैट्स इट। बट द पॉइंट इज व्हाई यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड जो है वो कॉस्टिंग, इसका पर्पस क्या है, इससे होगा क्या। This is the meaningful insight which we are trying to understand. As a cost accounting student हमें इन बातों का पता होना चाहिए। ये अलग बात है कि what we face in reality, वो तो सिचुएशन सामने आएगी तो पता चलेगा कि क्या होता है और क्यों होता है और किस लिए करते हैं। But we are studying different pros and cons and different rationales of using different methods. ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो बात हमारी थी कि ये जैसे मैंने आपको बताया कि एक ओवर स्टेट करेंगे, एक अंडर स्टेट करेंगे, जो कि गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। आप यकीनन अनकरीब मार्केट से कंपटीशन की वजह से या वैसे लॉसेस की वजह से मार्केट से एग्जिट हो जाएगा आपका। तो ये बात है। और फिर दूसरी बात देखो, यानी कि आप एक प्रॉपर एक्सपेंस कर रहे हैं, आपने कॉस्ट अकाउंटेंट हायर किया हुआ है, आप कॉस्ट अकाउंटेंट कर रहे हैं, आपका एक डिपार्टमेंट है, और मे बी अगर डिपार्टमेंट नहीं भी है तो यू हैव अ सर्टेन स्टाफ जो कि, और आप एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्री एक वर्क मेंटेन किए हुए हैं, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट साहब के पास वोचर्स आते हैं, वो कॉस्टिंग करते हैं और जनाब वो एट द एंड ऑफ द डे रिपोर्ट बनाते हैं, जो भी जॉब वर्कशीट हो या जो भी प्रोसेस कॉस्टिंग वाली बात हो। एंड देन ही प्रेजेंट्स इट टू द मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट सीज दैट रिपोर्ट एंड मेक सम इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग द होल कंपनी। तो आप सोचें कि उसकी बेसिस ही अगर गलत है तो क्या कॉस्ट अकाउंटेंट का काम, वो भी खर्चा ही है आपका पड़ रहा आपको। और क्या मैनेजमेंट डिसीजन लेगी और क्या वो एग्जीक्यूशन होगी और क्या ऑपरेशन लेवल पे काम चलेगा, क्या हो रहा होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, अगर ये वाकई में जो हम डिस्कस करें ये यही सिनेरियो है। तो ये बात है, इसको जरा देखने की जरूरत है। फिर देखिए जैसे भी एग्जांपल उसने दिए किताब में आपके सामने नजर आ रही होगी आपको, परचेजिंग, स्टोरिंग, मशीनिंग, सुपरवाइजिंग, ये एक्टिविटीज हैं। ठीक है। अब इस परचेजिंग, जब जब आप परचेजिंग करेंगे आप उसकी कॉस्ट को एक जगह नोट करते जाएंगे, जमा करेंगे तो कॉस्ट पूल बन जाएगा। स्टोरिंग, जब जब आप स्टोरिंग के लिए पैसे देंगे, वेयर हाउस की फी पे करेंगे, वो जो खर्चा उसका रेंट वगैरह, तो आप उसे जमा करते जाएंगे, जैसे आप लेजर में इकट्ठे करते जाते हैं वो, तो इसका भी एक फॉर्मेट होगा, आप जमा करते जाएंगे, टोटल आपका कॉस्ट पूल बन जाएगा। सेम गोज फॉर मशीनिंग, सेम गोज फॉर सुपरवाइजिंग। जब ये कॉस्ट पूल बन जाएगा, पहले आपने एक्टिविटीज डिजाइन असाइन की, उसके बाद आइडेंटिफाई की, फिर आपने कॉस्ट पूल, कॉस्ट इकट्ठी कर ली सारी जितनी भी टोटल साल में हुई है परचेजिंग की। अब उस कॉस्ट को आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को असाइन करना है। ये 2 प्रोडक्ट्स हैं, देखो, एबी बेंच और एबी कोस्टर। अब मुझे बताना है कि परचेजिंग जो हुई टोटल, मेरे पास कॉस्ट पूल है, इसके लिए कितनी हुई और इसके लिए कितनी हुई। तो अगर अब मैं 50-50% कर दूंगी तो ये ज्यादा है ना, ये ठीक नहीं है, गलत है ये तो एक ओवरफ्लो करी हूँ, एक अंडर स्टेट करी हूँ। मुझे ये देखना है कि एक्यूरेटली किसको कितनी परचेजिंग, किसके लिए कितनी परचेजिंग हुई है। तो अब इसके लिए मुझे कॉस्ट ड्राइवर चाहिए, कॉस्ट ड्राइवर जिससे मुझे पता चले कि इंक्रीज और डिक्रीज कितना है। फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूंगी, मैं नंबर ऑफ पे ऑर्डर्स को देखूंगी कि नंबर ऑफ पे ऑर्डर्स एबी बेंच के लिए कितने इशू हुए हैं, कितनी परचेजेस हुई हैं, नंबर ऑफ पे ऑर्डर से पता चलेगा। और एबी कोस्टर के लिए कितने नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर इशू हुए हैं।
इससे मुझे पता चल जाएगा, लेट्स सपोज टोटल 10 परचेज ऑर्डर इशू हुए हैं, जिनमें से 8 जो हैं वो एबी कोस्टर के लिए हुए हैं और 2, तो मैं फिर परचेजिंग का जो टोटल कॉस्ट है उसको इसके हिसाब से डिवाइड करूंगी ना, इसके हिसाब से सॉल्व करूंगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया, ये जो एग्जाम्पल है, ये देखो, ये फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ पे ऑर्डर इशू हुए हैं, इसके लिए 2, इसके लिए 8, कॉस्ट पूल है मेरे पास 1 लाख का। तो फिर देखो कैसे सॉल्व किया, इसको टोटल किया और पर यूनिट भी था और अमाउंट भी थी, तो यूनिट्स निकाल लिए, इन यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया 2 से और इन यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया 8 से, तो ये 20,000 और 80,000 अमाउंट आ गई। तो सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगी। फॉर ईच एक्टिविटी यू विल कैलकुलेट सेपरेटली। पहले आप ऐसे नहीं करते थे, ये बात है। फिर देखें जो अगला कॉन्सेप्ट है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये इसको जरा रीकैप कर लेते हैं, अगर कोई नई चीज इसमें नजर आती है तो विल डिस्कस। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एलोकेट्स ओवरहेड मोर एक्यूरेटली देन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग बाय यूजिंग 2 स्टेज। हमने पढ़ा इसको, पहले आइडेंटिफाई करनी है एक्टिविटी, फिर उसके लिए कॉस्ट पूल बनाना है। अच्छा, assigning all overhead using single base like direct labor hours, ABC first identifies the key activities unlike मतलब the traditional method and groups it into a cost separate, यानी कि हर cost pool यानी कि हर activity का separate pool है cost का। Then it assigns these costs to the products using relevant cost drivers। ठीक है, अब cost driver with respect to the activity, पहले देखो अगर आप नोटिस करें, याद रख करें, तो हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स के लिए जो एलोकेशन बेस रखी थी वो एक ही बेस रखते थे। फॉर एग्जाम्पल आप देखें क्या नाम है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट देख लें, डायरेक्ट लेबर जो आवर्स देख लें, मशीन आवर्स देख लें, तो इन सारी बेसिस में से जो भी 4-5 थी, इनमें से कोई एक इस्तेमाल होती थी थ्रू आउट पूरे सवाल में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे हर एक्टिविटी के लिए, हर कॉस्ट पूल के लिए अलग ड्राइवर है, अलग कॉस्ट ड्राइवर है। तो जो जो जिसको सूटेबल है उसके लिए वही ड्राइवर इस्तेमाल किया है टू गेट टू द जेन्युइन एंड एक्चुअल कॉस्ट, टू कैलकुलेट द एक्चुअल कॉस्ट। देन इट असाइंस, अच्छा ये हमने बात की। दिस अप्रोच रिकॉग्नाइजेस दैट डिफरेंट प्रोडक्ट्स कंज्यूम एक्टिविटीज डिफरेंटली। हाई वॉल्यूम सिंपल प्रोडक्ट्स यूज फ्यूअर रिसोर्सेज व्हाइल लो वॉल्यूम कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स यूज मोर रिसोर्सेज। तो उस हिसाब से फिर कॉस्टिंग करनी चाहिए ना, ऐसे सेम रेट तो नहीं, एक स्टिक से तो नहीं आप सबको कर सकते काउंट। एज अ रिजल्ट एबीसी यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग रिड्यूसेस कॉस्ट डिस्टॉर्शन। ये देखो, दिस इज अ की वर्ड, कॉस्ट डिस्टॉर्शन। कॉस्ट डिस्टॉर्शन क्या होती है? अगर आपसे कोई पूछे कि डिफाइन कॉस्ट डिस्टॉर्शन, तो ये नॉइज है बेसिकली, जो कि आपके ओवर स्टेट और अंडर स्टेट करने की वजह से, जब आप कॉस्ट को एक्यूरेटली जेन्युइनली कैलकुलेट नहीं करते और आप इक्वल रेट्स लगाते हैं, बजाय ये जाने कि इस पे कितना जो इसके कॉस्ट ड्राइवर्स क्या हैं और उसके दूसरी के कॉस्ट ड्राइवर्स क्या हैं, और सिंपल प्रोडक्ट है कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली आप कॉस्टिंग नहीं करते। आप एक इक्वल बेसिस पे, इक्वली बेसिस पे, इक्विटी की बेसिस पे नहीं, इक्वालिटी की बेसिस पे कॉस्टिंग करते हैं, तो फिर कॉस्ट डिस्टॉर्शन पैदा होती है। जो किसी प्रोडक्ट को आप ओवर स्टेट कर देते हैं, जो कि अंडर स्टेट होनी चाहिए, किसी को आप जो है वो अंडर स्टेट को ओवर स्टेट कर देते हैं, बजाय ऐसे कि इक्वल फूटिंग्स पे आप वर्किंग करें। इट प्रोवाइड्स मोर रियलिस्टिक कॉस्टिंग व्हाइल सप्लीमेंटिंग रादर देन रिप्लेसिंग। ये दिस इज अ वेरी कीवर्ड, इसीलिए रेड में हाईलाइट किया हुआ है कि ये ऐसा कोई तीसरा मेथड नहीं है, मैंने आपको बताया जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। ये एक ऐसी अप्रोच है जो आप जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग करते हुए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप प्रोसेस कॉस्टिंग करते हुए भी एक्टिविटी की बेसिस पे कॉस्टिंग कर सकते हैं, बजाय से कि ओवरऑल 100% आप कॉस्टिंग करें। बाद ये एग्जांपल देखेंगे, ट्रेडिशनल अगर कॉस्टिंग होती तो कैसे होती। ट्रेडिशन, अच्छा एक चीज ये है कि इसको यहाँ पे मैंने लिख दिया कि सिंपल बट फ्लॉड वे, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकली हो सकता है ऐसा ना हो। जैसे मैंने भी आपको शायद अभी एग्जांपल थोड़ी देर पहले भी हमारी बात हुई, मैंने आपको कहा कि जनरली होता है, जनरली जो रूल है ना, रूल ये कहता है कि जैसे मिसाल के तौर पर अकाउंटेंसी की मैंने भी एग्जांपल दी थी, मैंने आपको बताया कि रूल ये कहता है कि अगर मेरी कंपनी है ना, तो मुझे हर महीने अपने खाते बैलेंस करने हैं और एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऑडिटर से उसे वेट कराना है, उसे ऑडिट कराना है, और फिर एक ऑडिट लेटर होता है वो देता है और मैं अपनी रिपोर्ट्स में लगाऊंगी एनुअल रिपोर्ट्स के साथ। ये एससीसीपी की रिक्वायरमेंट है एंड आई हैव टू फाइल द रिपोर्ट्स टू द एससीसीपी, रेगुलेटर है हमारा। तो ये जनरल प्रैक्टिस है और ये रिक्वायर्ड है बाय द रेगुलेटरी बॉडी। बट जो कंपनीज हैं, जो छोटे लेवल की कंपनीज हैं, जो पीवीटी एलटीडीज हैं, जो पब्लिक नहीं है, जिनका शेयर कैपिटल इतना बड़ा नहीं है, तो वो खर्चे बचाने के लिए टैक्स भी तो बचाते हैं ना कंपनीज, इसके लिए भी डिफरेंट पॉलिसीज हैं, डेप्रिसिएशन की डिफरेंट पॉलिसीज हैं, वो लीगल तरीके से टैक्स अवॉइड करते हैं। टैक्स अवॉइडेंस इज अ लीगल थिंग कि आप लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए टैक्स अवॉइड करें। टैक्स, मैं ये नहीं कह रही कि टैक्स को आप जो है वो देते नहीं, पे नहीं करते, मैं कह रही हूँ अवॉइड करते हैं इन द लीगल उसमें, रियल में रहते हुए। अच्छा, तो बात ये हम कर रहे थे कि लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट तो ये है कि आप हर महीने करें और फिर साल के एंड में फाइल करते हैं। लेकिन बिजनेसेस क्या करते हैं, वो वंस अ ईयर अकाउंटिंग को फ्रीलांस ले लेते हैं और एक दफा उनको अपने साल के एंड में जब ऑडिट आने वाला होता है तो अपने अकाउंट भिजवा देते हैं, वो उसे वेरीफाई करके साइन स्टैम्प करके लेटर दे देते हैं और वो लेटर वो यूटिलाइज कर देते हैं। इससे क्या होता है, वो वन टाइम फी उन्हें देते हैं, उनका भी काम चल जाता है और
अकाउंटेंट जो फर्म है उसका भी काम चल जाता है, दोनों म्यूचुअली बेनिफिशियली तरीके से कंक्लूड करते हैं। और रेगुलेटर भी सेटिस्फाई हो जाता है, उसको लेटर मिल जाता है, आपकी शेयर होल्डर्स के लिए रिपोर्ट भी आ जाती है, सारे काम पूरे हो जाते हैं। तो यानी कि बात कहने का मकसद ये सुनाने का ये है कि अंडर द टेबल यू देयर इज अनदर वे। एक होती है थ्योरी, एक होती है प्रैक्टिस, एक होता है लॉ, एक होता है प्रैक्टिस। लॉ कहता है कि फॉर एग्जांपल, जैसे मिसाल के तौर पर लॉ ये कहता है कि आप ने कोई भी ऐसा काम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बगैर नहीं करना, ये लॉ है। लीगल बात ये है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, देयर मस्ट बी सम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बट व्हाट वी डू, हम प्रैक्टिस में हमारी कुछ और चल रही होती है चीज। प्रैक्टिस में हम ट्रस्ट की बेसिस पे या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे हम काम कर रहे होते हैं। लेकिन अब एक चीज ऐसी जो प्रैक्टिस में चल रही है लेकिन वो लॉ का पार्ट नहीं है, तो अगर कहीं डिस्प्यूट आता है और वो प्रैक्टिस में आता है और आप उसे कानून में लेके जाते हैं, अदालत में लेके जाते हैं, तो कानून प्रैक्टिस को नहीं मानता। कानून कहता है कि लॉ क्या कहता है, वो लॉ को देखता है। ठीक है, तो ये बात है, इस तरह से है। तो ये जैसे लॉ एंड प्रैक्टिस का फर्क है ना, उसी तरह थ्योरी और प्रैक्टिस का भी फर्क है। थ्योरी मतलब जो किताबी बातें लिखी हुई हैं, और आपकी जो प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिकल उसमें लग, तो ये बात है। लेकिन लॉ के पीछे तो एक वो है ना, सुप्रीम अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कोर्ट है, और कोर्ट हैज अ पावर एंड अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट द थिंग्स। ये भी बात है, इसलिए वो ज्यादा प्रैक्टिकल चीज नजर आती है इन दैट वे। बट एनीवेज, थियोरेटिकल डिस्कशन और इन सारी बातों को करने का और डिस्कस करने का मकसद ये है कि सारी चीजें आपके दिमाग में मौजूद हों सबकॉन्शियसली, सो दैट व्हेन यू विल सी सच काइंड ऑफ सिनेरियो, तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर करती है इन्फॉर्मेशन, फिर आपके कॉन्शियस में आ जाती है, एंड देन यू रिलेटेड टू दैट उस वक्त। अभी तो शायद हो सकता है आप अभी ना रहे दिमाग में, लेकिन जब सिचुएशन सामने आएगी तो यू विल बी एबल टू इंशाल्लाह रिकॉल जो ये हमारी डिस्कशन है। अच्छा, उसके बाद ये जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग होती है, तो उसकी कॉस्टिंग ऐसे करते हैं। देखो, टोटल ओवरहेड उसने एक फिगर बता दी, उसने नहीं कहा कि कौन सी एक्टिविटी पे कितने पैसे लगे, उसने एक फिगर दे दी जी, 9 लाख। लेबर आवर्स कितने हैं, ये एलोकेशन बेस बता दी, तो आपने जी 30 पर लेबर आवर। अब ये 30 आप पर लेबर आवर जो है वो हर प्रोडक्ट पे आप इस्तेमाल करते जाएंगे। ठीक है, देखिए आगे टेबल मैंने बनाया हुआ है, ये देखो। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को तो ट्रेस करना आसान है ना, कि फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए 3 टीचर हैं, आपके सामने ही आप देख सकते हैं कि जी 6 सेक्शन है, 3 टीचर हैं, और उनको कितना पैसा, कितना उनका पैकेज है, क्या पे किया जा रहा है, इट्स क्लियरली विजिबल। डायरेक्ट मटेरियल, मुझे एक कैंडल बनाने के लिए कितने ग्राम वैक्स चाहिए, वो मेरे फिजिकल चीज है ना, हाथ में मैं मेजर कर सकती हूँ मेजरिंग स्केल पे, तो इनको तो डिटरमिन करना आसान है। मसला तो होता है ओवरहेड्स को डिटरमिन करने का। फॉर एग्जाम्पल, एक कमरा है, उसमें आप 2 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और उसमें बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। अब बिजली को मैं किस तरह डिवाइड करूँ दोनों प्रोडक्ट्स पे, मसला तो ये है सारा। ये तो मसला नहीं है कि लेबर कितना है और मटेरियल कितना है, वो तो ट्रेस करना आसान है। ओवरहेड्स को ट्रेस करना मुश्किल है, और इसीलिए इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग सारी रिवॉल्व ही अराउंड ओवरहेड्स की करती है। तो ट्रेडिशनल जो कॉस्टिंग है उसमें प्रोडक्ट, तो ये जॉब कॉस्टिंग हो या प्रोसेस हो, उसमें हम इक्वल रेट अप्लाई करते हैं। ये जो कैलकुलेशन करते हैं, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हम ऑन द बेस ऑफ प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट्स कर लेते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग में ऑन द बेस ऑफ इक्विवेलेंस कर लेते हैं। लेकिन हम अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच में हम ये बात कर रहे हैं कि ये ठीक तरीका, ये फ्लॉड तरीका लगता है। क्यों, ऐसे कैसे हो सकता है कि एबी बेंच और एबी कोस्टर के लिए आप सेम रेट लगाएं, जबकि आपको पता है कि एबी बेंच इज अ सिंपलर प्रोडक्ट और एबी कोस्टर इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। उसको बनाने के लिए ज्यादा आपकी स्टेप्स रिक्वायर्ड है, उसको बनाने के लिए कम। तो हाउ कम यू, फॉर एग्जाम्पल, एक ही कमरे में अगर मशीन है, तो आपने 8 घंटे में से 6 घंटे आपने एबी कोस्टर पे लगाए, 2 घंटे आपने एबी बेंच पे लगाए, तो हाउ कैन यू चार्ज $3 to $30 टू बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स फॉर इन टर्म्स ऑफ ओवरहेड की मद में कैसे चार्ज कर सकते हैं? तो ये तो ठीक नहीं है ना फिर थ्योरेटिकली। ये इस तरह से है फिर। तो अगर हम इसी को देखें उसमें ये मैंने जो अभी बात आपसे डिस्कस करी थी ना, इसको कहते हैं कॉस्ट डिस्टॉर्शन। अब आपने $30 चार्ज कर लिए, देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, $30 दोनों में चार्ज कर लिए। तो अब $30 एबी बैंक तो सिंपलर प्रोडक्ट है, और एबी कोस्टर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है। इसका मतलब है कि इसके लिए यू ओवर चार्ज, इसके लिए यू अंडर चार्ज, ये ओवर स्टेट करेगा, यू अंडर स्टेट करेगा, तो ये कॉस्ट डिस्टॉर्शन इसे कहते हैं। ये इस कॉस्ट डिस्टॉर्शन का ये कॉन्सेप्ट है। आई होप कि ये चीजें समझ में आ रही होंगी, इनको देखिएगा। ये बिल्कुल रियल टाइम सिनेरियो है, ऐसी कोई बात नहीं है जो कि ऐसी कोई यूनिक और कोई इस तरह की चीज हो जो आप ना समझ सकते हो। बिल्कुल बेसिक डे टू डे चीजें हैं, यानी कि रेगुलर रूटीन। आज आप बिजनेस शुरू करें, यू विल सी दीज थिंग्स। इवन आप सोलर प्रोवाइडर ही कर लें शुरू, यू विल सी दीज थिंग्स। हाउ कॉस्टिंग तो हर बिजनेस में करनी है ना, कॉस्टिंग करनी है तो फिर उसे मार्जिन पे सेल करना है ना, और ये एवरीबडी कैन डू दैट। फॉर एग्जाम्पल, सर्विस की बात करें या प्रोडक्ट की बात करें, ये चूंकि किताब ज्यादातर इंडस्ट्रियल टाइम की है, तो इसमें ज्यादा एग्जाम्पल्स वो मैन्युफैक्चरिंग की हैं, उसी से रिलेटेड सारे वो चीजें दी हैं। लेकिन सर्विस पे भी ये चीजें अप्लाई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी अगर एक अच्छी क्वालिफिकेशन है और स्टिल आई डोंट डू नॉट निगोशिएट विद द रेट प्रॉपर,
तो मैं अपने आप को अंडर चार्ज कर रही हूँ ना, बिजनेस है, बिजनेस इज लाइक दैट। तो ये चीजें, अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होगी तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप आइडेंटिफाई, इसके 4 स्टेप्स हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया कि पहले एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करेंगे, कॉस्ट पूल कैलकुलेट करेंगे, हर प्रोडक्ट, ये जैसे 3 एक्टिविटीज मैंने आइडेंटिफाई किया ना एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो हर एक्टिविटी का अलग से कॉस्ट पूल, यानी कि जब जब मशीन सेटअप होगा, जितना पैसा लगेंगे उनको एक जगह जमा करते जाएंगे और जमा करेंगे, टोटल जो बनेगा वो इसका कॉस्ट पूल कहलाएगा। मशीनिंग जब जब की है आपने, उसका जितना खर्चा हुआ है नोट करते जाएं, एंड में टोटल करें मशीनिंग का। इंस्पेक्शन जब जब आपने इंस्पेक्शन किया, जितना खर्चा आया है उस सारा खर्चा नोट करें, इंस्पेक्शन से रिलेटेड उसको आप टोटल लिखें। तो ये सेपरेट कॉस्ट पूल बन जाएगा हर एक के लिए, तीन एक्टिविटीज, 3 सेपरेट कॉस्ट पूल्स बन जाएंगे। उसके बाद दूसरी बात ये है कि इसका कॉस्ट ड्राइवर, फॉर एग्जाम्पल सेटअप है ना, उसकी कॉस्ट आपको पता चल गई कि 3 लाख। अब इसको हमने मेजर कैसे करना है, कैसे मैंने असाइन करना है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एनी कॉस्ट ड्राइवर दैट कॉजेज टू इंक्रीज और डिक्रीज योर कॉस्ट, कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ सेटअप से पता चलेगा। अगर नंबर ऑफ सेटअप ज्यादा है तो कॉस्ट ड्राइवर, मतलब कॉस्ट ज्यादा है, नंबर ऑफ सेटअप कम है तो कॉस्ट कम है। फिर मशीनिंग के लिए कौन सा कॉस्ट ड्राइवर होगा, मशीनिंग के लिए मशीन आवर्स होंगे, एक प्रोडक्ट है उसके लिए मशीन आवर्स 6 घंटे लगे हैं एक प्रोड्यूस करने के लिए, दूसरी के लिए 2 घंटे लगे हैं, तो ये उसकी बेसिस पे यू विल डिटरमिन इसकी कॉस्ट को, उसकी बेसिस पे डिवाइड करेंगे। इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, कितने विजिट हुए हैं उस और किस प्रोडक्ट के लिए हुए हैं, उस हिसाब से जितने इंस्पेक्शन के विजिट हैं टोटल कॉस्ट को उस पर डिवाइड करेंगे, एंड देन यू विल कैलकुलेट कि प्रोडक्ट ए के लिए इतनी इंस्पेक्शन की कॉस्ट है, प्रोडक्ट बी के लिए इतनी। तो आप नोटिस करें कि बजाय एक फिगर दे देने के, आपको उसने ब्रेकअप दिया, एक बात। दूसरी बात ये कि उसने एक ही एलोकेशन बेस सारे सब पे नहीं अप्लाई कर दी, उसने हर एक्टिविटी के लिए उसके रिस्पेक्टिवली जो सूटेबल कॉस्ट ड्राइवर था, सूटेबल एलोकेशन बेस थी, वो ली उसने। ये 2 पॉइंट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट डिफरेंशिएटेड विद द अदर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड्स, ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, देखिए कॉस्ट पूल और यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। यूनिट देखो, ये अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट्स, तो पर यूनिट, ये पर यूनिट है। सेटअप्स अमाउंट डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट, यानी कि पर सेटअप आ जाएगा। इस तरह से आप निकालते हैं एक्टिविटी रेट्स। ठीक है, असाइन कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स, फिर जब आपने एक्टिविटीज की कॉस्टिंग पूरी कर ली है, प्रोडक्ट्स को भी आपने ड्राइवर की कॉस्ट ड्राइवर की बेसिस पे यू डिटरमिन, तो आपने उस हिसाब से फिर कॉस्ट जो है वो असाइन कर दी टू द प्रोडक्ट्स। ए बी कॉस्ट पोस्टर जो है उसको ज्यादा आपने असाइन किया, ए बी को इसको आपने लेस असाइन किया, क्योंकि वो सिंपल है और वो कॉम्प्लेक्स है। लेकिन ट्रेडिशनल कॉस्ट में क्या होगा कि वन ब्लैंकेट रेट फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स, बेशक कॉम्प्लेक्स हो बेशक सिंपल हो। डिस्टॉर्शन की वजह ये है कि आप ओवर स्टेट करते हैं एक प्रोडक्ट को, जो कि सिंपल है उसको आप उसको भी $30 चार्ज करें, जो अंडर स्टेट जो कॉम्प्लेक्स है उसको भी $30 चार्ज करें, तो दैट क्रिएट्स अ डिस्टॉर्शन इन द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। एबीसी में डिस्टॉर्शन नहीं होती, एबीसी जो है वो एक्यूरेटली डिटरमाइन करता है। फिर एबीसी जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, ये रिप्लेस नहीं कर रहा, ये कोई तीसरा मेथड नहीं है कॉस्टिंग का, ये सप्लीमेंट करता है, ये आपको बताता है कि आप ओवरऑल एक ओवरऑल रेट ना लगाएं, आप एक्टिविटी के हिसाब से कॉस्टिंग करें और एक्टिविटी के हिसाब से उसकी रिस्पेक्टिव कॉस्ट ड्राइवर लगाएं, एलोकेशन बेस्ड हर एक्टिविटी वाइज लगाएं, ना कि एक ही कॉस्ट ड्राइवर आप इस्तेमाल करें। फिर आखिरी ये कॉन्सेप्ट है, इसको इसके बाद हम कंक्लूड करेंगे, जस्ट इन टाइम प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद मैं अटेंडेंस दूंगी, फिर थोड़ा सा हम ब्रेक लेंगे क्योंकि 2:30 पे वो दूसरा सेशन वर्कशॉप अटेंड करनी है सबने, आप लोगों ने, पता है ना आपको इस बात का? नो मैम। ये वर्कशॉप रात में अटेंड कीजिएगा। अच्छा अच्छा मुझे बताएं, ये अगर कोई CRGR है यहाँ पर, तो मैं आई शेयर द लिस्ट विद यू। मुझे ना आपने फिर वो जो अटेंडीज होंगे ना आपकी क्लास के जिन्होंने अटेंड की है, उनका फिर आप मुझे नेम वो देंगे, क्या नाम है, लिस्ट एक बना के देंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपके डिपार्टमेंट वालों से कि सर्टिफिकेट्स दें फॉर द पार्टिसिपेशन फॉर द वर्कशॉप। मैंने वैसे तो ये फ्लायर वगैरह शेयर कर दिया था, डिटेल्स और लिंक भी शेयर कर दिया था उनके साथ, तो आई रिक्वेस्ट देम, देखते हैं अगर वो मान गए तो कोशिश यही होगी मान जाए, ये बात। तो ये जो CRGR है, प्लीज अगर कोई नहीं भी है इनमें से तो उनको इन्फॉर्म कर देना कि ये इसको जरा देखें अगर आप चाहते हैं तो। अगर नहीं चाहते तो ये तो आसान बात होती है कि ना करना, कोई काम ना करना तो सबसे आसान होता है ना, करने के लिए थोड़ा आपको एफर्ट करनी पड़ती है, ये बात है। तो इसलिए, और दूसरी बात ये है कि मैंने मैम उनका जो इसके कोई एजेंडा है, मार्क्स वगैरह है या? नहीं मार्क्स नहीं है। मैंने वैसे एक बात है कि मैंने सुना है कि ये भी जो एक्टिविटीज होती हैं अगर आप कंडक्ट करें तो इसको भी आप इंटरनल में कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। आई हर्ड इट, आई डोंट नो। नो मैम। मैम कभी हमें ऐसे ट्रिप पे लेके नहीं गया, तो कोई आइडिया नहीं है। चले, इस बार आपका भी पहला एक्सपीरियंस है तो मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है, लेट्स सी क्या निकलता है बीच में से।
हमारा डिपार्टमेंट भी दूसरा है तो पता नहीं मैम है वीडियो डिपार्टमेंट किसके वाले बारे मान में। के ट्रिप के लिए? बात सुने, मैंने रिक्वेस्ट की है, मैडम ने मुझे कहा है कि शी विल हेल्प मी। उन्होंने मुझे कहा, लास्ट मेरी मुझसे बात हुई तो शी सेड कि आप मुझे प्रॉपर प्रपोजल, वो शी एग्रीड ऑन फोन वर्बली, तो तीनों चीज़ों के लिए एग्रीड थी। उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे प्रपोजल दें, मैं डिस्कस करूंगी विद एचओडी एंड देन आई लेट यू नो। फिर हम, आप क्योंकि हमने बस अरेंज करनी है ना, हमने यूनिवर्सिटी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है और सबने इकट्ठे जाना है, ऐसा तो नहीं है कि आप खुद जाएंगे, कोई डेकोरम होता है। तो इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि आप एक प्रपोजल भेजें और आप बताएं कि इसकी सारे जो जो भी आउटकम्स और क्या है, वो करती क्या है ऑर्गेनाइजेशन, और सब चीज़ें डिटेल्स उन्होंने मुझसे मांगी। तो उन्होंने कहा कि आई डिस्कस विद एचओडी एंड आई लेट यू नो। इसलिए फिर मैंने आप लोगों से कल आपके सीआरजीआर के थ्रू पता कराया था कि किस डेट पे और क्या क्या डे होना चाहिए। तो वो उन्होंने जो कंसेंसस से डे डिसाइड किया था, तो मैंने वो मेंशन करके प्रपोजल भिजवा दिया आपको। तो अगले हफ्ते से इन पर्सन कैंपस में रिज्यूम हो जाएगा। तो फिर देन आई मीट हर, विजिट हर, वो जो है मैडम आपकी, फिर देखते हैं कि वो क्या कहती हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैम अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट वीक से तो दोबारा से यूनिवर्सिटीज आई गेस ऑफ है, मंडे ट्यूसडे तो ऑफ है मैम। हमने तो डेट रखी है 23 मई की, पता नहीं आपने, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेट ही मैम डेट रखी है 12 में है 3rd। शायद। अच्छा, वो सेमिनार की है आई थिंक, पता नहीं, आई डोंट हम नो, मैं देख लेती हूँ, मुझे याद नहीं है, देख लेती हूँ मैं उसको, मैंने मेंशन हम कर आपको दी थी। देखते हैं ना क्या सिचुएशन बनती है। हम आपको कुछ पता है कि यूनिवर्सिटी का कब ओपन होगी, मतलब हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए? अभी इन्होंने जो लास्ट इनके मैसेजेस थे उनमें उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट वीक से रिज्यूम करेंगे अब, लेकिन अभी का मुझे नहीं पता क्योंकि अब तो सिचुएशन इज डिफरेंट, आज की तो सिचुएशन डिफरेंट है। आई आज डोंट मैम नो। बंद है आज ना सब। आज नोटिफिकेशन आया है नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे तो वैसे ऑफ है। टीचर्स का ऑन नेक्स्ट है वीक मैम क्या? मंडे से। अच्छा, मैं चेक चेक विद हर, मैं फिर आपको केसीआरईआर के ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगी, इनको बता दूंगी कि क्या सिचुएशन है। बहरहाल अस्सलाम दोनों के वालेकुम मैम। प्रपोजल तो मैंने भिजवा दिए हैं, और लेट्स एक्सक्यूज सी मी कि मैम। क्या, अगर वो उन्होंने इजाज़त दी तो हम ज़रूर कर लेंगे, नहीं हो सका तो क्या कर सकते हैं। लेकिन वो कहते तो हैं, अगर लेट्स से इफ वी वांट टू डू इट एंड वी आर मैनेजिंग इट, तो एटलीस्ट थोड़ा सा सपोर्ट तो कर देना चाहिए आई थिंक। नहीं कोई वो मैम मतलब वो ऐसी कोई ज़्यादा डिमांड तो नहीं है हमारी, सिर्फ एक मैम बस ही चाहिए। वैसे तो वो नहीं करेंगे, एचओडी हमेशा रिजेक्ट ही करता है ट्रिप्स वगैरह। मैम इज इट पॉसिबल हम क्विज़ेस असाइनमेंट्स ऑनलाइन दे दें, क्योंकि एट द एंड बहुत ज़्यादा मिस हो जाता है, और लास्ट टाइम पे आके बहुत ज़्यादा असाइनमेंट क्विज़ेस आ जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती देखो, है। कर मैम सकते हैं हमारे एक बिल्कुल बात। दूसरे हमारा मिड टर्म नहीं हुआ, मिड टर्म होगा तो फिर उसके बाद अगली बात करेंगे ना। मैम अगर अभी तो मिड टर्म। हमारे जो दूसरे टीचर्स हैं उन्होंने दे दिए हमें असाइनमेंट्स, अभी दे दिए अच्छा हैं। आरटीटी हमारा जो है कोर्स है उसकी मैम ने दे दिए हैं, 2-3 असाइनमेंट्स दे दिए हैं, क्विज़ेस भी दे दिए हैं। अच्छा, ओके। तो आप चाहते हैं कि इस वाले सब्जेक्ट के लिए भी ऐसे करें हम? यस मैम, एंड में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, तो अगर आप मैम अगर ऑनलाइन ऑनलाइन हो कर जाए दें। जैसे आपने पहले लिया था। अच्छा ठीक है, लेट मी डिस्कस, मैं देख लेती हूँ, कर देते हैं। दो और है ना, दो असाइनमेंट एंड दो क्विज। यस मैम। एक तो भी हमने ये चैप्टर, यस अभी तो ये मैम। भी पूरा नहीं हुआ, चैप्टर पूरा होगा तो असाइनमेंट आएगी ना। ये चैप्टर पूरा करते हैं, फिर मैं ये और इससे अगला चैप्टर है, इसमें से दोनों में से मैनेज कर दूंगी। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऑनलाइन हो तो ज़्यादा आसान है, रिकॉर्ड भी आपके पास रहता है कि पेपर संभालने नहीं पड़ेंगे मुझे, उधर ही मेरे पास ड्राइव में मौजूद है, उधर से मैंने मार्किंग कर ली थी। वो तो ज़्यादा आसान है, लेकिन पहले कोर्स भी तो पढ़ लेना चाहिए ना, पर कोर्स तो हमने अभी पूरा नहीं किया, अभी तो आज तो शुरू किया है चैप्टर, ये भी पूरा नहीं हुआ अभी। यस मैम असाइनमेंट क्विज़ का मर्जी होती है, आप बेशक ऑनलाइन ले लें या फिजिकल ले लें, उसका नहीं होता कुछ। चलिए ठीक है, we'll see, देख लेते हैं। अभी ये मिड टर्म हो जाने दें, फिर देन मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा, आई विल डू इट। तब तक मेरे ख्याल से कुछ कोर्स भी हम लेंगे, कोई एक आध चैप्टर। मैम अब तो फाइनल्स आने लगे हैं, हमारे मिड टर्म्स कब से होंगे? मैम ये जो दो पेपर्स 22 मई को हमारे तो डिले हो सेशन गए। खत्म है। 22 मई को खत्म है? यस मैम, यस मैम, 22 मई को कैलेंडर के हमारी मुताबिक लास्ट क्लास होगी। अगर किया तो भी फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता आगे कर देंगे ये। नो मैम, आगे नहीं कर रहे हैं। 22 मई जो है वो लास्ट है, और 3 जून से हमारे फाइनल स्टार्ट होंगे, क्योंकि हमारी क्लासेस पूरी हो रही है। क्लासेस इस बार हमारी कोई मिस नहीं हुई है, तो इस बार डिले नहीं करेंगे। अच्छा, मैं इनसे चेक करती हूँ। वो रिस्पॉन्ड भी मतलब बहुत लेट करती हैं, मतलब ना करने के बराबर ही है। आई चेक इट विद हर, मैं देख लेती हूँ क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने चीज़ तो पूरी करनी है चीज़ें।
तो मैं बाकी जो दोनों टीचर्स हैं, क्योंकि पेपर भी मैंने सुना है कि कंबाइन बनेगा फाइनल आपका, तो उनसे भी कोऑर्डिनेशन करना है कि वो क्या, वैसे तो ये नोट्स सारे यही फॉलो कर रहे हैं, जो पीडीएफ मैंने शेयर करनी है अभी आपसे, एंड द क्वेश्चंस आई विल शेयर इट विद यू। तो अभी तो यही सब फॉलो करेंगे, तीन दोनों जो दूसरे टीचर्स भी हैं। तो अभी नहीं, ये इसका तो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कोर्स तो हम ठीक जा रहे हैं, बट अब बाकी चीज़ों के लिए क्या करेंगे, मैं उससे पूछ लेती हूँ कि व्हाट दे आर डूइंग। देख लेते हैं, इसको सॉर्ट आउट तो करना है ना, मैनेज तो करना है। एक्सक्यूज मी चलो मैम। ना, ये जस्ट इन टाइम वाला टॉपिक करते हैं जल्दी से, फिर उसको हेलो उसके बाद कॉल करती हूँ, फिर खत्म मैम। करते हैं इसको। मैम वो दो बच्चे हैं, उनका थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, सजल और तजम्मल इशवाक। तो वो कह रहे अच्छा, थे कि हमारी अटेंडेंस अकोमोडेट कर दीजिएगा। ये जब अभी कॉल करूंगी ना, ये जस्ट इन टाइम प्रोसेसिंग, ये टॉपिक बस 2-3 पॉइंट्स हैं इसमें जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। ये कर लूँ, उसके बाद फिर अटेंडेंस कॉल करते हैं, फिर हम इसे क्लोज करेंगे। और जो वर्कशॉप की टाइमिंग है उसमें प्लीज ज्वाइन करना लाजमी, अच्छी होगी। ये जो ठीक है मैम। रिसोर्स पर्सन है ठीक है, तो ताकि ओके 15 मैम, मिनट थैंक का यू। जरा हो जाएगा, क्योंकि वो उसको मैं देख लूंगी, वो जो आए हैं स्पीकर है उनको देख लूंगी जरा। चलें इसको डिस्कस करते हैं। जस्ट इन टाइम प्रोसेसिंग, देखो नाम से पता चल रहा है जस्ट इन टाइम, मतलब ये कि जब आपको जरूरत है तब आप प्रोडक्शन करें, जब जरूरत नहीं है तो ना करें। सिंपल इज द थिंग। फॉर एग्जांपल, इफ यू नीड इन्वेंट्री यू स्टार्ट प्रोडक्शन। और ऐसा नहीं है कि आप बना के उसको वेयर हाउस में रख दें। क्यों? क्योंकि वेयर हाउस में रखेंगे तो कॉस्ट आपको खर्चा देना पड़ेगा ना। यू विल रेंट आउट सम स्पेस, और फिर आप उसको उसके भी पैसे देने पड़ेंगे। फिर ये कि आपकी प्रोडक्ट आपकी पड़ी रहेगी वहां पर। फिर एक दूसरा उसका जो हिडन जो मसला है ना, जो सबसे जो कहते हैं कि बिटवीन द लाइंस जो इशू है एक्चुअल में, वो ये है कि आप देखें ना, आप इन्वेंट्री रखते हैं वेयर हाउस में, और इन्वेंट्री को आप शो करते हैं करंट एसेट एज अ बैलेंस शीट आइटम। तो इसका मतलब ये है कि आप बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं कि हमारे एसेट ज्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि यू आर मेकिंग फूल टू द स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर को आप बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप दिखाते हैं कि इन्वेंट्री हमारी हमारे एसेट ज्यादा है। भाई एसेट कैसे ज्यादा है? कि जी इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है। इन्वेंट्री क्यों ज्यादा है? कि वो बिक ही नहीं रही, उस वेयर हाउस में पड़ी हुई है। तो ये एक जो एक हिडन इसका एक एस्पेक्ट है, कि इसलिए ये कहते हैं कि जस्ट इन टाइम प्रोसेसिंग मतलब कि आप जब जरूरत है इन्वेंट्री की तब करें, बजाय इसके कि आइडली आइडल उसको दिखाएं इन द और उसका खर्चा कॉस्ट बेयर करें। ये तो खैर कॉस्ट के परस्पेक्टिव से है कि आप की कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। एक इसके ऑपोजिट एक कॉन्सेप्ट है जस्ट इन केस। जस्ट इन केस का मतलब ये है कि हो सकता है कभी भी आपको जरूरत पड़ जाए, तो आपके पास स्टॉक ही नहीं होगा। तो इसलिए जस्ट इन केस का कॉन्सेप्ट कहता है कि कीप द इन्वेंट्री इन द वेयर हाउस, सो दैट जस्ट इन केस यू नीड इट यू हैव इट। तो जैसे वो पेट्रोल की हुई बात सिचुएशन चल रही है ना, कि एकदम से प्राइसेस हाई हाई हो गई, तो जिनके पास नहीं है उनको जो है वो मुश्किल पड़ गई कि क्या किस तरह से मैनेज हो। तो अगर आपके पास स्टोरेज उसकी सफिशिएंट स्टोरेज होती, तो शायद आप इस तरह से प्राइस हाइक ना होती, हमें भी ये सिचुएशन ना बनती। तो ये एक इसका कॉन्सेप्ट है। दोनों अपोजिट सिनेरियोज हैं, दोनों चीजें मौजूद है इन द लिटरेचर। एक कॉन्सेप्ट ये कहता है जस्ट इन टाइम प्रोसेसिंग, मतलब ये कि आप मिनिमाइज रखें, अपनी इन्वेंट्री को मिनिमम रखें, और जब तभी प्रोड्यूस करें जब आपको जरूरत है। दूसरी जो जस्ट इन केस है, वो ये कहता है कि आप रखें उसको अपने पास, अपना जो इन्वेंट्री है उसको सफिशिएंटली रखें, जस्ट इन केस यू माइट नीड इट इन द फ्यूचर मे बी। इसको पुल अप्रोच, जो ये जो जस्ट इन टाइम है इसको कहते हैं पुल अप्रोच, कि जब डिमांड हो तब आप प्रोड्यूस करें। लेकिन जस्ट इन केस है, उसमें आप ये देखते हैं कि मे बी कोई कंटिजेंट रिक्वायरमेंट आ गई, या कोई अर्जेंसी आ गई, या कोई ऐसी सडन सिचुएशन आ जाती है, तो आपके पास होना चाहिए स्टॉक। This means raw materials arrive just in time for production, components are made only when required, and finished goods are completed just in time for sale. कि जैसे ही प्रोडक्ट्स तैयार की, आपके पास ऑर्डर है, देन यू डिस्पैच्ड, आपने उसको रिटेन नहीं किया, आपने उसको इन्वेंट्री में नहीं पार्ट नहीं बनाया। तो जिस जिट क्या है, यानी कि जस्ट इन टाइम इट रिड्यूसेस इन्वेंट्री कॉस्ट, स्टोरेज स्पेस एंड वेस्ट व्हाइल इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। तो ये जनाब इसकी जस्ट इन टाइम की बात है। आखिरी कॉन्सेप्ट है वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। वैल्यू एडेड एक्टिविटीज वो जो आपके प्रोसेस में वैल्यू एडिशन करती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मिसाल के तौर पर ऐसी वैल्यू एडिशन जिसके लिए कस्टमर पैसे पे कर दे। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर मैंने उसकी जो प्रोडक्ट है उसका डिजाइन इस तरह का बनाया, उसकी पैकेजिंग ऐसी की जो कस्टमर के लिए अट्रैक्टिव है, कस्टमर उसके लिए पे करने को तैयार है, उसके लिए कोई आसानी पैदा कर दी मैंने, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया, तो कस्टमर उस चीज के लिए पेमेंट करने के लिए तैयार है। ये वैल्यू एडिशन है। किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस की वर्थ बढ़ाने के लिए मैंने उसमें कोई ऐसा कंपोनेंट इंक्लूड कर दिया, और उसके पैसे मैं चार्ज करी हूँ कस्टमर से, और कस्टमर वो पे करने को भी तैयार है, दैट इज अ वैल्यू एडेड एक्टिविटी। लेकिन कोई ऐसी एक्टिविटी जो जिसके लिए कस्टमर पे करने को तैयार नहीं है, और जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉस्ट ही है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा, उसको कहते हैं नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। मिसाल के तौर पर, कोई किसी प्रोडक्ट को मैंने दिया कस्टमर को, और उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, अब कस्टमर ने मुझे वो प्रोडक्ट वापस की, और मुझे वो डिफेक्ट ठीक करके कस्टमर को देना है, तो कस्टमर के लिए वेटिंग टाइम भी बढ़ गया। कस्टमर वुड नॉट वांट टू पे मी मोर,
वो चाहेगा कि मैं उसको उस वारंटी पीरियड में ही इसको ठीक करके दूं, लेकिन स्टिल उसकी जो मुझे तो उसका खर्चा पड़ेगा ना, क्योंकि मेरा स्टाफ उसको दोबारा ठीक करके डिफेक्टिव आइटम को देगा और उसके लिए जो है वो चार्ज भी नहीं करेगा। तो ये नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है कि खर्चा तो हो गया लेकिन वैल्यू एडिशन कोई नहीं, कस्टमर पे करने को तैयार नहीं है, कस्टमर से आप चार्ज नहीं कर रहे, तो ये नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं। ये इसलिए हमने कॉन्सेप्ट किया क्योंकि इस पे क्वेश्चन है एक इन द बुक आपके, तो हम उसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो देखें डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे वेटिंग टाइम, स्टोरिंग इन्वेंट्री, मूविंग मटेरियल्स अननेसेसरीली, रीवर्क, फिक्सिंग डिफेक्ट्स, ये सब वो काम है, एग्जांपल्स हैं जिसके लिए जो वैल्यू ऐड नहीं करती, कस्टमर वुड नॉट वांट टू पे, ये कॉस्ट बढ़ाती है लेकिन कोई आपको एडेड बेनिफिट नहीं देती, तो इसको कहते हैं नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है। अगला जो लेक्चर होगा ना उसमें हम पीडीएफ को भी एक दफा गो थ्रू कर लेंगे, और जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के मैंने आपके लिए पीडीएफ बनाई है वो मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ पहले, तो उनको डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमारा जो ये लेक्चर है इसकी एंड होता है। मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ वो जो इंटरफेस है अटेंडेंस का, आप मुझे उसमें थोड़ा हेल्प कर दें, हम अटेंडेंस जमा कर लेते हैं। सही है, प्लीज गिव मी अ मिनट। शेयर करती हूँ मैं जरा आपके साथ स्क्रीन। ये क्या हुआ है?